बस तुम्हारे बचपन की एक कड़वी जुदाई की बात की वजह से। बचपन से ऑटिज्म से ग्रसित तुम्हारी बचपन की दोस्त चाहे सूरज आग बरसा रहा हो, दूर से ही तुम्हें निहारती रही। खुद सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर पिछली जिंदगी में तुम उसकी बीमारी से बचते रहे, उससे दूर रहना ही बेहतर समझा। जब तक एक हादसे में तुम्हें बचाने के लिए वो पहला कदम उठाकर आग में नहीं कूद गई, तब जाकर तुम्हें उसकी छुपी हुई सच्ची भावनाओं का अंदाजा हुआ। इसीलिए जब तुम दोबारा जन्म लेकर वापस आए, तुमने सबसे पहले उसे ही ढूंढा। जब तुम उसके यानी बाइनिंग बिंग के सामने खड़े हुए, वो जैसे कोई नादान बच्ची हो जो कुछ गलत कर गई हो। घबराते हुए सिर झुका लिया, होंठ कसे और धीरे से माफी मांगी, क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। पहले तुमने सख्ती से उसे अपनी नजर के सामने आने से मना किया था। उसने सहज रूप से एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, छुपने की चाहत हुई, मगर दिमाग और शरीर अलग अलग रुख अपनाने लगे। एक कदम पीछे हटकर वो जम सी गई, वहीं ठहर गई। उसने तुम्हें थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पहली मुलाकात की पहली बात माफी होगी। यह कहकर बाइनिंग बिंग फिर से चुप होकर जमीन की तरफ देखने लगी और फिर अपनी बंद दुनिया में लौट गई। तुम बचपन से ही जानते थे कि उसे ऑटिज्म है। तुम दोनों के मिलने से पहले वो बोलना भी पसंद नहीं करती थी, बस चुपचाप जमीन को घूरती रहती थी। घूरते घूरते ख्यालों में खो जाती थी। डॉक्टरों ने बताया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में इतनी डूबी रहती है कि बाहर की चीजों में उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम उसकी जिंदगी में आए, सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। बाइनिंग बिंग के माता पिता जितना भी समझाने की कोशिश करते, वो उनकी बातों को अनसुना कर देती। लेकिन बस तुम्हारे सामने आते ही उसका व्यवहार बदल जाता। अगर कहें कि बाइनिंग बिंग की दुनिया शुरू में पूरी तरह अंधेरी थी, तो तुम उसके लिए एक रोशनी की किरण थे। बाद में उसने कुछ वक्त इलाज कराया, तब उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। न सिर्फ वो बोलने लगी, बल्कि उसकी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लेकिन जब से तुम दोनों के बीच दूरी बन गई थी, तब से तुम्हें उसके बारे में कम ही खबर मिली, और अब उसके ठीक होने की खबर भी तुम्हें नहीं थी। यह सोचकर तुम बाइनिंग बिंग की तरफ देखते हुए धीरे से पूछते हो, तुम मेरे पास आई हो? बाइनिंग बिंग अब भी सिर नीचे झुकाकर जमीन को देख रही थी। कोई जवाब नहीं दिया। तुम भी घबराए बिना धैर्य से इंतजार करते हो। कुछ मिनट बाद वह धीरे से सिर हिलाती है। तो तुम मेरे पास किस बात के लिए आई हो? वह फिर भी धीरे से सिर हिलाकर मना कर देती है। तुम थोड़े असहज होकर वहीं खड़े हो जाते हो। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। तुम अपना सिर खुजलाते हो, समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बाइनिंग बिंग भी तसल्ली से जमीन को देखते हुए ख्यालों में खोई हुई लगती है। उसकी ये हालत देखकर कोई भी घंटों उसे यूं ही देख सकता है, जैसे कोई राजा भी इतने धैर्य से इंतजार न करे। गाड़ी के पास खड़ा ड्राइवर ये सब देखकर बेचैन हो रहा था। पाँव पटकते पटकते उसने मन ही मन सोचा, मैडम, आप हर हफ्ते मिस्टर फांग के स्कूल के बाहर आती हैं। अब जब आखिरकार उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो आप चुप क्यों हैं? कम से कम एक बार तो बोल दीजिए कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। यह सोचकर ड्राइवर ने एक गहरी आह भरी, जो उसकी बेबसी बयां कर रही थी। तभी पेट से अचानक गुरुड़ गुरुड़ की आवाज आई, जिससे दोनों के बीच की वो अजीब सी खामोशी टूट गई। तुमने पलकें झपकाई और ये पक्का किया कि ये आवाज बाइनिंग बिंग के पेट से आ रही है। फिर पूछा, तुम भूखी हो? अभी तक खाना नहीं खाया? बाइनिंग बिंग की पलकें थोड़ी कंपा कंपाई, फिर आखिरकार सिर उठाकर तुम्हें उलझन भरी नजरों से देखा। हाँ, भूखी हूं। तुमने समझाया, जब पेट गुरुड़ गुरुड़ करता है तो मतलब भूख लगी है। बाइनिंग बिंग ने धीरे से ओह कहकर जवाब दिया और फिर से नीचे जमीन की तरफ देखकर ख्यालों में खो गई। तुमने हाथ से अपना माथा थपथपाया। मैं भूल ही गया था कि भाई निंगबिंग का सोचने का तरीका आम लोगों से अलग है। आम लोग भूखे होते हैं तो खाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके नजरिए में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाने ले चलता हूँ। तुम मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर मेज की तरफ बढ़ने लगे। ये अपनापन भरा व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक और पुराना लग रहा था। पहले भी जब बाइनिंग बिंग खोई रहती थी, तुम वैसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे घर लाते थे। बाइनिंग बिंग थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, फिर उसकी नजरें धीरे धीरे तुम दोनों के कसकर जुड़े हाथों पर टिक गईं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ड्राइवर ने दोनों को चलते देखा तो जल्दी जल्दी साथ चलने लगा, डरते हुए कि मिस को बाहर कहीं कोई परेशानी न हो जाए। मालिक और मालकिन ने खास हिदायत दी थी कि वो मिस के पास से एक कदम भी दूर न जाए। जब तुम लोग मेस पहुंचे, वो वक्त था जब क्लास खत्म होने की वजह से भारी भीड़ थी। मेस में अचानक एक बहुत खूबसूरत लड़की के आते ही सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। तुमने तो आसपास के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन भाई निंगबिंग पूरी तरह असहज हो गई, होंठ कसे और अपने आप ही तुम्हारे पास सिमट गई। उसका माथा तना हुआ था। ड्राइवर ने यह सब देखा और मन ही मन घबराया, क्योंकि उसे पता था कि मिस अपनी बीमारी के कारण दूसरों की नजरों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अगर ज्यादा लोगों की नजरें उस पर टिक जाएं, तो उसका मूड बिगड़ सकता है। यहाँ तक कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने या दूसरों को चोट पहुंचाने तक का कदम उठा सकती है। मालिक और मैडम उसे हर वक्त अपने पास इसलिए रखते थे ताकि जब मिस को दौरा पड़े तो वे समय रहते उसकी देखभाल कर सकें। ये सोचकर वो तुरंत अपनी चाल तेज करते हुए तुम दोनों की तरफ दौड़ा। तुम्हें इसका पता नहीं चला। तुमने सहजता से पूछा, तुम्हें क्या खाना पसंद है?
पहले तुम कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे और यह भी नहीं जानते थे कि उसे कौन सा खाना पसंद है। इस वक्त बाइनिंग बींग का सिर लगातार दर्द करने लगा था। उसकी भौहें परेशानी से तनी हुई थी। तुम्हारी आवाज़ अचानक सुनकर वह थोड़ी चौंक गई और उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वह तुम्हें हक्का बक्का होकर देख रही थी पर कोई जवाब नहीं दिया। तुम उसकी फितरत को अच्छे से समझते थे, इसीलिए जवाब की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। बस तुम्हें ऐसा लग रहा था कि उसे अकेला छोड़कर अपने फोन में लगे रहना सही नहीं होगा, इसलिए तुम धीरे से फुसफुसाए, मुझे याद है पहले तुम हमेशा मेरे कटोरे से बैंगन चुराकर खाया करती थी। अभी भी पसंद है क्या? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा मीट भी लेकर आता हूँ ताकि पौष्टिक संतुलन बना रहे। तुम्हारी बातें सुनते ही बाइनिंग बींग के सीने में मानो बसंत की हवा का एक झोंका आया जो उसकी सारी बेचैनी को दूर कर गया। उसका तना हुआ माथा धीरे धीरे आराम से खुल गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा था और चारों ओर की निगाहें उस पर कोई असर नहीं कर पा रही थी। ड्राइवर जैसे ही भीड़ से निकलकर आगे आया, उसने देखा कि भाई निंगमिंग का मूड पहले जैसा शांत हो चुका था। वह अचानक रुक गया, हैरान होकर सोचने लगा कि पिछली बार जब मैडम को अटैक आया था तो या तो उसने खुद को चोट पहुंचाई थी या आसपास के लोगों को। हर बार उसे शांत करने में आधा घंटे से ज्यादा लग जाता था और तब भी दो लोग मिलकर उसे बमुश्किल कंट्रोल कर पाते थे। लेकिन इस बार तुम उसके पास थे और 2 मिनट भी नहीं लगे कि वह शांत हो गई। तब उसे समझ आया कि मैडम हमेशा मिस्टर फांग की अहमियत क्यों बताती रहती हैं। जब तुम दोनों खाने के काउंटर्स पर पहुंचे तो तुमने खुद के लिए और बाइनिंग बींग के लिए एक जैसी डिश ली। ठीक है, अब हम ट्रे लेकर उस मेज पर चलते हैं, तुमने कहा। तुमने उसे ट्रे पकड़ना सिखाया। जब तुम अपना हाथ उसकी हथेली से वापस लेने लगे, बाइनिंग बींग की भौहें तुरंत तन गईं और उसने चुपचाप तुम्हारा हाथ फिर से अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी हथेली तुम्हारे गर्म कोट के नीचे छुपी हुई थी। तभी उसकी तनी हुई भौहें फिर से आराम से फैल गई। तुमने फिर से अपना हाथ वापस लेते हुए उसे चेतावनी दी, तुमने अब ट्रे पकड़ी हुई है, हाथ मत पकड़ो। लेकिन बिना किसी परवाह के उसने फिर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुमने हाथ हटाया, उसने फिर पकड़ लिया। कई बार यह सिलसिला चला। वो हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हारे माथे पर अनायास ही सिलवटें पड़ गईं। उसकी ये जिद्दी और समझने में मुश्किल वाली आदत, तुम्हें यह बात पहले भी बुरी लगती थी। अगर ये पिछला जन्म होता तो तुम पहले ही गुस्सा हो गए होते, लेकिन एक बार मौत के करीब आने के बाद तुम्हें पहले से ज्यादा धैर्य आ गया था। चलो जो भी हो, हाथ पकड़ने दो। तुमने मजबूरी में मान लिया, पर जब उसने तुम्हारी भौहें तनी हुई देखी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट चमक गई। उसे पता था कि ये तुम्हारे गुस्से की शुरुआत है और सब कुछ उसकी बात न मानने की वजह से हो रहा है। अगर मैं नहीं मानूंगी तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, मुझे भगा दोगे और मुझसे बात करना बंद कर दोगे। ये सोचते ही उसके सिर में तेज दर्द हुआ, जैसे सिर के पास कई स्टील की सुइयां चुभ रही हों। उसने अपने होंठ जोर से भींचे और दर्द से सुन पड़ते अपने सिर पर जोर से मारा। उसकी ये अचानक की हरकत तुम्हें और दूर खड़े ड्राइवर को भी चौंका गई। तुम्हारा और ड्राइवर का पहला रिएक्शन यही था कि शायद उसे फिर से दौरा पड़ गया है। ड्राइवर तुरंत दौड़ता हुआ आया। तुमने भी जल्दी से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से उसे समझाने लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा पकड़े रहेंगे, ठीक है। ड्राइवर इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए पास आकर अपनी जेब से एक दवा की बोतल निकाली और उसे खिलाने वाला ही था। लेकिन बाइनिंग बिंग ने ड्राइवर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ही उसे होश आया और उसने कांपती हुई आवाज में तुमसे पूछा, क्या सच में हाथ नहीं छोड़ोगे? फिर भी मुझसे नफरत नहीं करोगे? तुम थोड़ी देर के लिए चकित हुए, फिर तुरंत दोनों के कसकर थामे हाथों को उसके सामने लेकर आए। सच में देखो, अब बाकी चिंता मत करो। उसने कसे हुए होंठों के साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और जो हाथ उसने अपने सिर पर मारा था वो नीचे कर लिया। वो तुम्हारे बगल में शांति से खड़ी हो गई, जैसे कि अभी जो आवेगी हरकत हुई थी वो कभी हुई ही नहीं। ड्राइवर हक्का बक्का था। वो पहली बार देख रहा था कि मैडम इतनी जल्दी ठीक हो गई, वो भी बिना कोई दवा लिए। तुमने एक हाथ से अजीबोगरीब तरीके से ट्रे पकड़ी हुई थी। ड्राइवर तुरंत आया और ट्रे लेकर बोला, फांग साहब मुझे रहने दीजिए, आप मैडम को वहीं बैठा दीजिए। तुम्हें भी लगा कि एक हाथ से खाना संभालना मुश्किल है। तुमने सिर हिलाया, ठीक है, आपकी मेहरबानी। तुम और बाइनिंग बिंग कैंटीन के एक कोने में जाकर बैठ गए। ड्राइवर तुरंत खाने की 2 प्लेट ले आया। तुमने अपना खाना काट ड्राइवर को दिया और कहा, तुमने भी तो दोपहर का खाना नहीं खाया है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए भी एक लगवा देता हूँ। ड्राइवर ने जल्दी से मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं बाद में ब्रेड खा लूंगा। ड्राइवर की ड्यूटी थी कि वह हमेशा मैडम के साथ रहे, ऐसे में अकेले खाना लेने जाना कहाँ सही था। अगर फिर से उन्हें चक्कर आया और कोई रोकने वाला ना हो तो बड़ा मसला हो जाता। तुम जानते थे कि भाई परिवार के कई कड़े नियम हैं, इसलिए बिना कोई दबाव डाले तुमने बाइनिंग बिंग को चॉपस्टिक्स दी। बाइनिंग बिंग ने पहले चॉपस्टिक्स देखी, फिर तुम्हें देखा। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे उन्हें पकड़ लिया। तुमने भी अपना बायां हाथ उठाकर चॉपस्टिक्स पकड़ ली। तुम तो दाएं हाथ से काम करते हो, लेकिन पहले बाइनिंग बिंग ऐसा ही करती थी। खाना खाते वक्त भी तुम्हारा दायां हाथ पकड़े रहती थी, इतनी बार कि तुमने बाएं हाथ से खाना खाने की आदत ही डाल ली थी। बाइनिंग बिंग बहुत धीरे धीरे खाना खाती थी, हर निवाले को अच्छी तरह चबाती थी, जिसमें हमेशा समय लगता था, और बीच बीच में वो अक्सर खोई खोई सी दिखती थी। तुमने उसे देखा,
वो चॉपस्टिक्स में मांस का एक टुकड़ा पकड़े ख्यालों में खोई हुई थी। तुम समझ गए कि उसका ध्यान फिर से भटक गया है। तुमने धीरे से कहा, पहले खाना खा लो। बाइनिंग बिंग ने तुम्हारी आवाज सुनी, पलकें झपकाईं और धीरे धीरे मांस का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। ड्राइवर ने आज जो कुछ भी देखा वह उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। ऐसा कौन होता है जो मैडम के खोएपन में उन्हें अचानक ऐसे जगा दे? पहले अगर कोई मैडम को ऐसे डिस्टर्ब करता तो अगली ही पल मैडम गुस्से में पूरी टेबल उछाल देती। उन्हें शांत करने की ऐसी ताकत सिर्फ हंग साहब के पास ही थी। तभी एक जोड़ी चॉपस्टिक्स अचानक तुम्हारी प्लेट में आई और बैंगन का एक टुकड़ा उठा ले गई। तुमने बाइनिंग बिंग की तरफ देखा। तुम्हारी प्लेट का बैंगन अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि बाइनिंग बिंग ने बिना कुछ बोले तुम्हारी प्लेट से आलू का एक टुकड़ा भी उठा लिया। तुम हंसते हुए हल्का सा नाराज हुए और मजबूर होकर अपने खाने की थाली उसी की तरफ धकेल दी। दोपहर का खाना खत्म होते होते करीब 1 बज गया था। बाई परिवार जिंग शहर में रहता था और तुम सू शहर में कॉलेज करते थे। भले ही दोनों शहर पास पास थे, लेकिन कार से वापस जाने में भी 4 घंटे से ज्यादा लग जाते थे। अगर अभी नहीं निकले तो समय कम पड़ जाएगा। तुम बाइनिंग बिंग को कॉलेज के गेट तक छोड़ने गए और ड्राइवर से कहा, कृपया इन्हें सुरक्षित घर छोड़ दें। ड्राइवर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, यह तो मेरा फर्ज है मिस्टर फांग। बाइनिंग बिंग ये सुनकर जान गई कि अब तुम दोनों अलग हो जाओगे। उसने तुम्हारा हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम उसके हाथ की मजबूत पकड़ महसूस कर रहे थे। तुमने नीचे देखा। उसकी गहरी और नर्म आंखों में अनकही जज्बात साफ दिख रहे थे। बीते कई सालों में तुमने ऐसी नजरें कई बार देखी थी। तुम्हारा दिल भर आया और तुम्हारी आवाज भी थोड़ी नरम हो गई। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, देर हो रही है, आंटी चिंता करने लगेंगी। लेकिन भाई निंगबिंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया और तुम्हारी पकड़ नहीं छोड़ी। तुमने अपना हाथ उठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अच्छा सुनो मेरी बात। बाइनिंग बिंग की आंखें चमक उठी और उसका जिद्दी चेहरा एकदम नरम पड़ गया। तुम उसका सिर सहला रहे थे। पहले जब तुम उसे मनाते थे तो हमेशा उसके सिर पर हाथ फेरते थे, लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो दोस्तों के ताने सुनकर तुमने ये आदत छोड़ दी थी। तुमने धीरे से अपना हाथ वापस निकालते हुए कहा, ठीक है अब जाओ। बाइनिंग बिंग अपना हाथ खाली पाकर थोड़ी बेचैनी महसूस करने लगी। तुमने फिर कहा, घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना, बता देना कि सब ठीक है, समझे? बाइनिंग बिंग का ध्यान इस बात पर गया और उसने तुमसे सीधे पूछा, क्या तुम जवाब दोगे? तुमने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारा जवाब पाकर बाइनिंग बिंग ने अपने होंठ भींच लिए। हालांकि उसका चेहरा अभी भी सख्त था, फिर भी तुमने उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान देख ली। तुम समझ गए कि वह खुश है। बाइनिंग बिंग सीधे पीछे वाली सीट पर बैठ गई और ड्राइवर को कार घर की तरफ ले जाने दी। पापा कहते थे अगर किसी को याद करना हो तो उसे मैसेज कर सकते हो। पहले बाइनिंग बिंग ने तुम्हें काफी मैसेज भेजे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था, पर इस बार तुमने वादा किया था कि तुम जवाब दोगे। बाइनिंग बिंग ने अपना फोन मजबूती से पकड़ रखा था। वह खुशी से भरी हुई थी और जल्दी घर पहुंचने का इंतजार कर रही थी ताकि वह तुम्हें मैसेज कर सके। बाइनिंग बिंग की कार को जाते हुए देखकर तुम वापस हॉस्टल लौट आए। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, तुम्हारा रूममेट शियाओयान गुस्से में दांत पीसते हुए तुम पर झपटा, जैसे कोई पूछताछ करनी हो। साफ साफ बोलो, तुम कहाँ थे और किस लड़की के साथ थे? तुमने अचंभित होकर कहा, कौन लड़की? मुझे नहीं पता। शियाओयान पास आया और बिल्कुल पक्के सुर में बोला, वो जो तुम्हारे साथ कैफेटेरिया में थी, सही ना? पड़ोसी हॉस्टल वालों ने बताया कि तुम एक बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ कैफेटेरिया में थे। वो तुम्हारे लिए अपने सिर में दर्द भी महसूस कर रही थी और उसके पास एक आदमी था जो बिल्कुल तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहा था, एकदम चापलूस की तरह। शियाओ यान की ये बातें सुनकर तुम्हें सच में महसूस हुआ कि कैसे बिना वजह अफवाहें उड़ती हैं। तुमने हताश होकर कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं और बाइनिंग बिंग सिर्फ दोस्त हैं। वो आदमी उसका ड्राइवर है। मैं किसी 2 लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसा हूँ। शियाओ यान हैरानी से भरे चेहरे के साथ बोला, दोस्त होते हैं तो ऐसे सरेआम हाथ पकड़ते हैं क्या? तुमने बेमन से जवाब दिया, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। उसकी हालत थोड़ी अलग है। बाइनिंग बिंग ऑटिज्म से ग्रसित है। उसका व्यवहार थोड़ा सख्त और एकरस है। अक्सर उसे प्यार से समझाना पड़ता है, वरना वह बीमार पड़ जाती है। ये सुनते ही शियाओयान की प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल गई। जब बाकी लोगों को बाइनिंग बिंग की बीमारी के बारे में पता चला तो वो सब भी हैरान और सहानुभूति से भर गए। शियाओयान ने अफसोस जताते हुए कहा, सच में बहुत दुख की बात है, इतनी खूबसूरत लड़की। सच कहूं तो हमारे स्कूल की कोई भी लड़की खूबसूरती में उसके सामने टिक नहीं सकती। कौन सोच सकता था कि निंगबिंग को ऐसी मानसिक बीमारी है। तुम पहले भी कभी कभी बाइनिंग बिंग के बारे में बाहर वालों की ऐसी बातें सुनते थे, पर तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज जब ये बातें सुनी तो दिल में एक अजीब सा खटका हुआ। शाम को 5 बजे बाइनिंग बिंग आखिरकार बाई परिवार के घर लौटी। लियू हुआइशियान को ड्राइवर के फोन से बेटी की सलामती की जानकारी मिल चुकी थी। फिर भी वो दरवाजे पर नजरें गड़ाए अपनी बेटी के लौटने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। 5 मिनट बाद एक काली कार धीरे धीरे बाई परिवार के बड़े आंगन में दाखिल हुई। लियू हुआइशियन ने उस जानी पहचानी गाड़ी को देखते ही तुरंत तेज कदम बढ़ाए और अपनी बेटी के पास पहुंच गई। उसकी बेटी फोन में मुंह गड़ाए कुछ सोच रही थी, पता नहीं ख्यालों में कहाँ खोई थी। ऐसी हालत में उसे कोई कुछ कहता भी नहीं था। वह अक्सर ऐसे ही अपनी दुनिया में खो जाती थी, लेकिन फिर भी
ली हुआइशियन अपनी आदत से मजबूर होकर बेटी के कान में धीरे से बोली, निंगबिंग, आज बाहर जाकर मजा आया? भूख लगी है क्या मेरी बच्ची को? मम्मा तुरंत तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारा पसंदीदा बैंगन बनाऊंगी, ठीक है? निंगबिंग, अभी कार से उतरो, जो भी बात है घर चलकर आराम से सोचेंगे, ठीक है? बाई निंगबिंग ने अपनी पलकें हल्का सा झपकाई और आखिरकार उसका ध्यान वापस आया। ड्यू हुआइशियन के दिल को तसल्ली मिली। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ी। लियू हुआइशियन हैरान थी, फिर भी जल्दी से कदम बढ़ाकर उसके पीछे हो ली। बाइनिंग बिंग बस चुपचाप एंट्री वाले रास्ते पर खड़ी हो गई, आगे अंदर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। वह अपने अंगूठे से फोन की स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रही थी और फिर जल्दी ही स्क्रीन को टकटकी लगाकर देखने लगी। यह हरकत थोड़ी अजीब थी, लेकिन ली हुआइशियन ने अपनी तेज नजरों से देख लिया था कि बेटी के होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये साफ था कि उसका मूड बहुत अच्छा था। जब बेटी खुश होती है तो एक माँ अपने आप खुश हो जाती है। वह हंसते हुए उसके पास आई। उसकी नजर बेटी के फोन की स्क्रीन पर पड़ी। निंगबिंग क्या देख रही है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर गई, लियू हुआइशियन की मुस्कान अचानक जम गई और धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि यह उसकी बेटी और फांग युआन के बीच की चैटिंग विंडो थी। सबसे ताजा मैसेज बाइनिंग बिंग ने ही भेजा था, मैं घर वापस आ गई हूँ। जब उसने ऊपर की तरफ जाकर देखा तो पूरी चैट बाइनिंग बिंग के भेजे हुए एक तरफा मैसेजेस से भरी पड़ी थी। आज हल्की बारिश है, आज तो भारी बारिश है, आज मौसम साफ है, ऐसे कई अनगिनत मैसेज। और इन सब मैसेजेस के ठीक सामने एक तेज लाल रंग का विस्मयादिबोधक चिन्ह बना हुआ था। लियू हुआइशियन के मन में एक दर्द की तेज लहर उठ गई। फांग युआन तो उसका नंबर पहले ही ब्लॉक या डिलीट कर चुका है, लेकिन निंगबिंग को इस लाल रंग के निशान का मतलब ही समझ नहीं आता था। वो अपनी धुन में बस उसे मैसेज भेजती रहती थी। अगर ये कोई आम इंसान होता तो समझ जाता कि इसका मतलब क्या है, पर निंगबिंग की मासूम दुनिया में इसका कोई अर्थ नहीं था। अपना मुंह हाथ से दबाते हुए लियू हुआइशियन चुपके से सिसकने लगी। उसकी आवाज गले में ही घुट रही थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, निंगबिंग, हम पहले खाना खा लें क्या? शायद खाना खाने के बाद फांग युआन तुम्हें जवाब दे दे। लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने बाइनिंग बिंग की बाह को छुआ, बाइनिंग बिंग तुरंत साइड में हट गई। उसकी भौहें तन गईं और वह सख्ती से बोली, जब तक फांग युआन कहेगा कि वो जवाब देगा, मैं इंतजार करूंगी। अगर फांग युआन को पता चला कि मैं इंतजार नहीं कर रही, कि मैं शरारती हूँ, तो वो मुझे अनदेखा कर देगा, जैसे पिछली बार हुआ था। मैं तब अच्छी बच्ची नहीं बनी थी, इसलिए फिर कभी फांग युआन से नहीं मिल पाई थी। अपनी बेटी के धीरे धीरे बेचैन होते मूड को देखकर लियू हुआइशियन ने तुरंत हार मान ली। ठीक है मेरी बच्ची, हम इंतजार करेंगे, अभी खाना नहीं खाते। 3 घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। ऐसा लग रहा था कि भाई निंगबिंग अभी भी घर के दरवाजे के पास दालान में ही खड़ी है। उसकी नजरें फोन से हट ही नहीं रही थी और वो अंदर आने का नाम तक नहीं ले रही थी। लियू हुआइशियन अब और सह नहीं पाई, अपने पति की बाहों में गिर पड़ी और आंसू बहाने लगी। बाई शिंगे ने अपनी पत्नी की पीठ धीरे धीरे थपथपाई और सांत्वना दी, हुआइशियन, चिंता मत कर, निंगबिंग पहली बार तो ऐसा कर ही रही है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, पहले तू कुछ खा ले, भूखी मत रह। लियू हुआइशियन ने बिना अपनी लाल हुई आंखें पोंछे रुंधे गले से कहा, मैं कैसे चिंता न करूं? पहले निंगबिंग मैसेज भेजकर 1 घंटे के अंदर फोन रख देती थी, लेकिन अब तो 3 घंटे हो गए हैं। ये कहते हुए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और बोली, नहीं, मुझे फांग युआन को फोन करना होगा। बाई शिंगे की भौहें तन गई। तुम क्या कर रही हो? हमने तो पहले ही तय कर लिया था कि हम उस बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। लियू हुआइशियन गले में आवाज अटकाते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोली, मैं अब और नहीं सह सकती अपनी बेटी को ऐसे देखकर। मैं एक माँ होने के नाते कैसे शांत रह सकती हूँ? ये कहते ही उसने कॉल बटन दबा दिया। दूसरी तरफ रात की क्लास खत्म होते ही तुम्हारा रूममेट शियो यान तुम्हें पकड़कर पश्चिमी गेट के पास एक छोटे सुपरमार्केट में सामान लेने ले गया था। हॉस्टल वापस जाते हुए दोनों बातें करते करते तुम्हारे बारे में ही चर्चा करने लगे। शियो यान ने तुम्हें आंख मारते हुए थोड़ी जलन के साथ पूछा, दोपहर को जो वो बड़ी खूबसूरत लड़की तुझसे मिलने आई थी, वो तेरी बचपन की दोस्त है ना? माना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम दोनों इतने साल साथ रहे, फिर भी तुम्हारा दिल कभी नहीं पिघला? तुम तो बस हंसते रहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे दिमाग में बचपन के दिन घूमने लगे, तुम्हें नहीं पता बचपन में वो कितनी परेशान करने वाली थी। उसे देखते ही मेरा सिर दर्द होने लगता था, तो दिल कैसे लग सकता था? चाहे तुम कहीं भी जाओ, बाइनिंग बिंग हमेशा तुम्हारे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह चिपकी रहती थी। यहाँ तक कि जब तुम टॉयलेट या नहाने जाते तब भी वो साथ में जाना चाहती थी। शुरू में तो तुम बस 8-9 साल के बच्चे थे, इसीलिए लड़के लड़की का कोई खास फर्क समझ नहीं आता था, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम धीरे धीरे उसकी उस पागलपन जैसी निर्भरता से दूर होते गए। तुम्हारी आंखों में हैरानी और चौंक दिख रही है। सच में इतनी सुंदर और बड़ी लड़की हर दिन तुम्हारे सामने घूमती रही और तुम बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए? तुम हंसकर कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही, तुम्हें बस पिछले जीवन की याद आती है, जब निंगबिंग ने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी थी। ये सोचकर तुम्हारा दिल भारी हो जाता है, थोड़ा दुख भी होता है। उसे मुझे अपना एकमात्र सहारा नहीं समझना चाहिए था और मेरे लिए मरने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। तुमने भी अब फैसला कर लिया था इस जिंदगी में,
मैं बाई निंगबिंग की बीमारी का इलाज जरूर करवाऊंगा। बाई निंगबिंग दिल से अस्पताल जाकर इलाज कराने से मना करती थी, डॉक्टरों को अपने करीब भी नहीं आने देती थी, लेकिन जब तुम उसके साथ होते थे तो वो मान जाती थी। हाई स्कूल खत्म करने के बाद तुम उससे फिर कभी नहीं मिले और उसने भी अपना इलाज पूरी तरह छोड़ दिया था। कभी कभी तुम्हें दूसरों से सुनने को मिलता था कि कई सालों की कोशिश के बाद जो वो बेहतर हुई थी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन अब तुम उसके साथ अस्पताल जाने से कभी पीछे नहीं हटोगे। शियो यान कुछ और मजाक करना चाहता था कि अचानक तुम्हारे फोन की घंटी बजी और तुम दोनों की बातचीत बीच में ही रुक गई। तुमने फोन निकाला और स्क्रीन पर लियो आंटी का नाम देखकर एक पल के लिए चौंक गए। पिछली बार तुम लियो आंटी से तब मिले थे जब तुम्हारा हाई स्कूल खत्म हुआ था। कॉलेज के इन सालों में लियो आंटी कभी कभार तुम्हें फोन करती थी, लेकिन हर बार बात बस बाई निंगबिंग की ही होती थी। बस यही कि उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई है, वो इलाज से मना कर रही है। और आंटी चाहती थी कि तुम उसे समझाओ, पर तुम हमेशा इन सब बातों को टाल देते थे क्योंकि दिल से तुम नहीं चाहते थे कि भाई निंगबिंग से तुम्हारा कोई भी जुड़ाव बने। धीरे धीरे लियू एशियन ने भी तुम्हें फोन करना कम कर दिया था। अब अचानक वो फोन कर रही है। क्या भाई निंगबिंग की तबीयत फिर से खराब हो गई? ये सोचते ही तुमने जल्दी से फोन उठाया। फोन पर लियू वाइशन की आवाज में भारीपन और रोना था। फांग युआन, आंटी जानती हैं कि निंगबिंग पहले समझदार नहीं थी, उसने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। तुम्हारा उससे नफरत करना भी ठीक है, लेकिन बेटा अब सिर्फ तुम ही उसे समझा सकते हो। अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बस उससे फोन पर कुछ बातें तो कर लो ताकि वो अपनी दवा ठीक से ले सके। आंटी तुम्हारी बहुत आभारी रहेंगी। तुमने उनकी घबराई हुई आवाज सुनकर निर्मी से कहा, आंटी आप घबराइए मत। क्या निंगबिंग को कुछ हो गया है? आराम से बताइए, मैं देखता हूँ कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। लियू हुआशन ने दालान में खड़ी बाई निंगबिंग को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आज घर लौटते ही 3 घंटे से फोन पकड़े एक ही जगह पर खड़ी है, न हिल रही है न खाना खा रही है। वो लगातार तुम्हें मैसेज भेज रही थी। आंटी जानती हैं कि तुमने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था, पर वो ना समझ इसका मतलब ही नहीं समझ पा रही है। तुम्हारे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। तभी तुम्हें याद आया कि सच में ऐसा ही हुआ था। स्कूल के दिनों में तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसीलिए तुमने बाइंडिंग बिंग के सारे नंबर और संपर्क पूरी तरह डिलीट और ब्लॉक कर दिए थे। तभी तुम्हें अचानक याद आया। दोपहर को तुमने बाइंडिंग बिंग से कहा था कि घर पहुंचते ही अपनी सलामती की खबर देना। उस वक्त तुमने उससे वादा भी किया था कि तुम उसके मैसेज का जरूर जवाब दोगे। क्या सच में वो 3 घंटे से फोन पकड़े सिर्फ मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी? तुमने तुरंत कहा, आंटी मुझे बाई निंगबिंग का नंबर भेज दीजिए, मैं उसे वापस मैसेज करता हूँ। लियू हाइशन ये सुनते ही बहुत खुश हुई और तुरंत नंबर भेज दिया। तुमने बाई निंगबिंग को मैसेज किया और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी जल्दी से मंजूर कर ली। बाई निंगबिंग की वीचैट प्रोफाइल पिक्चर अभी भी सिस्टम वाली डिफॉल्ट ग्रे रंग की थी, जो उसकी सिंपल और सच्ची पर्सनालिटी से बिल्कुल मेल खाती थी। तुम हल्के से मुस्कुराए और उसे मैसेज किया, घर पहुंच गई क्या? तुमने जानबूझकर ऐसा जताया जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुमने ये बिल्कुल नहीं बताया कि तुम्हें पता है कि वह 3 घंटे से दालान में खड़ी थी। मैसेज भेजते ही बस कुछ ही पलों में जवाब आ गया। उधर दालान पर बाई निंगबिंग की फैली और थोड़ी उदास आंखें अचानक चमक उठीं और उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, फांग युआन ने मुझे जवाब दिया। फांग युआन मुझे जरूर याद कर रहा होगा। काफी देर तक अपनी खुशी को संभालते हुए बाई निंगबिंग ने सिर्फ एक छोटे से शब्द में जवाब दिया, हाँ। इस बार तुम्हारा जवाब पाने के लिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तुमने तुरंत लिखा, डिनर किया, अपना ध्यान रखना और खाना जरूर खाना। बाई निंगबिंग ने हैरानी से सिर उठाया और देखा कि लियू हुआइशियन और बाई शिंगे उसे फिक्रमंद निगाहों से देख रहे थे। वह उनकी भावनाएं तो पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन वो निगाहें उसके लिए बहुत खास थीं। खुशी से भरी माँ तुरंत रसोई में गई और रात का खाना गर्म करके ले आई। बाई शिंगे और हुआइशियन की बेटी आखिरकार खाना खाने लगी थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान भी आ गई थी। बाई शिंगे को यह सब देखकर थोड़ी उदासी भी हुई। जो बेटी पिछले 20 साल से पाली जा रही है, वह आमतौर पर अपने माँ बाप की बातें नजरअंदाज कर देती है, मगर किसी और की बात कितनी ध्यान से सुनती है। क्या इसे ही कहते हैं अपनी कूनी बाहर की तरफ मोड़ना, अपनों से ज्यादा गैरों की परवाह करना? लेकिन पिता के दिल की ये थोड़ी सी उदासी बेटी की मुस्कान देखकर जल्दी ही छूमंतर हो गई। फिर बाई शिंगे ने निंगबिंग को हाथ हिलाकर बुलाया। निंगबिंग धीरे धीरे मेज के पास पहुंची और बैठ गई। उसका खाना खाने का तरीका बड़ा ही व्यवस्थित और बंधा हुआ था। पहले एक कटोरी चावल जरूर खाना होता था और जितना चावल वो खाएगी उतना ही सब्जी के साथ मिलाकर लेना होता था। हर कदम उसके अपने बनाए कड़क नियमों के हिसाब से उठाना पड़ता था। ये सब चीजें बाहर वालों को बड़ी अजीब लगती थीं, लेकिन लियू हुआइशिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेटी अगर ठीक से खाना खा ले तो एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। 15 मिनट बाद खाने की थाली में सिर्फ एक आखिरी टुकड़ा बैंगन बचा था। बाई निंगबिंग ने चॉपस्टिक्स निकाली, बैंगन का टुकड़ा उठाया और चावल के आखिरी चम्मच के साथ बिल्कुल ठीक ढंग से अपने मुंह में डाला, जैसे सब कुछ पहले से ही नाप तोल कर रखा गया हो। थाली और कटोरी दोनों खाली हो गए। उसने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और तुरंत मोबाइल निकालकर तुम्हें मैसेज किया, मैंने खाना पूरा खा लिया। तुमने लगभग तुरंत सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, शाबाश। तुम्हारी ये तारीफ सुनकर
भाई निंगबिंग के होंठों पर फिर से मुस्कान खिल गई। उसकी आंखों में हल्की खुशी साफ झलक रही थी। फिर वो मुड़ी और सीढ़ियों पर तेज कदमों से अपने कमरे की ओर ऊपर चली गई। लियू हुआइशेन ने अपने पति की बाह पकड़ते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, पहले जब मैं फांग युआन को कॉल करती थी तो वो हर बार सीधे मना कर देता था, पर इस बार वो मदद करने को तैयार हो गया। क्या इसका मतलब है कि उसने हमारी निंगबिंग को माफ कर दिया है? अगर मैं उससे कहूं कि निंगबिंग के साथ अस्पताल चले तो क्या वो मान जाएगा? बाई शिंगे ने अपनी पत्नी के हाथ पर हल्की थपकी देते हुए बहुत ही नरम आवाज में कहा, अभी से ऐसी कोई बड़ी उम्मीद रखना ठीक नहीं है। हो सकता है आखिर में हमें खाली हाथ ही रहना पड़े।